आ रहे हैं इलेक्ट्रिक का 5th चैप्टर वैद्युत चालन, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहते हैं। इस चैप्टर में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है, दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आइए शुरुआत करते हैं थ्योरी से। चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट ये एक बेसिक चीज़ है जिसे हम लोग 10th से पढ़ते आए हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी चालक में, किसी परिपथ में या कहीं पर भी आवेश अगर प्रवाहित होता है, बहता है, तो उसे धारा कहा जाता है। करंट को I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू Q/T, ये इसका फार्मूला है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो कूलाम प्रति सेकंड या इसे एम्पियर भी कहते हैं। वैद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसके पास दिशा होते हुए भी सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। इसका रीजन हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि वैद्युत धारा वेक्टर एडिशन लॉ, सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए धारा दिशा होते हुए भी एक अदिश राशि होती है। यदि किसी चालक तार में या किसी परिपथ में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हों, तब चूंकि हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, E होता है। इसकी वैल्यू भी जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो n इलेक्ट्रॉनों पर कितना कुल आवेश होगा? n ही होगा। तो कुल आवेश Q बराबर n ही हो गया। तो अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो I इज इक्वल टू Q/T या I बराबर NE/T, ये दो फार्मूले हो गए। जब आवेश की वैल्यू देगा, समय की वैल्यू देगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू Q/T। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या या किसी प्रोटॉन की संख्या या धन कणों की संख्या देगा, तो I इज इक्वल टू NE/T लगाया जाएगा। धारा की दिशा क्या होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। धारा हमेशा धन आवेश के बहने की दिशा में बहती है। जिस दिशा में प्रोटॉन बहेगा, जिस दिशा में अल्फा कण जा रहे हैं, जिस दिशा में धनायन जा रहे हैं, करंट उसी डायरेक्शन में बहती है। इलेक्ट्रॉन या कोई भी ऋण आवेशित कण या आयन जिस दिशा में बहता है, धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है। प्रायः हम लोग जानते हैं चालकों में धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, कुछ चालकों में धारा का प्रवाह ना के बराबर होता है। शुद्ध जल में धारा का प्रवाह ना के बराबर होता है। यदि जल अम्लीय है या आयनीकृत जल है या कोई भी द्रव आयनीकृत है, तो उसमें करंट का फ्लो हो सकता है। यहाँ तक कि अगर वायु में भी आयन हो जाए, हवा के कणों में भी धारा का प्रवाह हो सकता है, धन आयनों और ऋण आयनों के जरिए। लेकिन किसी चालक तार में धारा का प्रवाह सदैव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और फार्मूला I इज इक्वल टू Q/T और I इज इक्वल टू NE/T। तो ये तो धारा के बारे में बात हो गई। अगला जो टॉपिक है वो है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। ये क्या होती है? J से इसको डिनोट करते हैं और J इज इक्वल टू होता है I/A। किसी भी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल के जो अभिलंबवत धारा गुजरती है, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से डिनोट करते हैं और J इज इक्वल टू होता है I/A। यदि एरिया 1 हो तो J इज इक्वल टू I हो जाएगा ना।
इसका मतलब एकांक क्षेत्रफल के कंडीशन है अभिलंबवत, जो धारा गुजरती है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं। क्या मात्रक बनेगा? I करंट है, धारा का मात्रक एम्पियर, A एरिया है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा चालक के भीतर धन आवेश के गति की दिशा होती है, या धारा की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा होती है। तो चालक के भीतर धन आवेश की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। तो J इज इक्वल टू I/A। आप जानते हो करंट तो वेक्टर नहीं, लेकिन A जो क्षेत्रफल है उसको एरिया वेक्टर कहते हैं। वो क्षेत्रफल सदिश है, तो A सदिश है इसलिए J भी सदिश होगा, इसलिए धारा घनत्व एक सदिश राशि है। तो ये बात आई धारा घनत्व के बारे में। अगला जो टॉपिक है बच्चों, उसका नाम है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ये चैप्टर का सबसे अहम चीज़ है, समझ सकते हैं आप, डेफिनेशन के रूप में भी, और इसका यूज़ भी सबसे ज़्यादा होता है। अनुगमन वेग, अपवाह वेग, औसत वेग, बात एक ही है। इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। होता क्या है, किसी चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हो चालक उसी को कहते हैं जिसके भीतर असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुचालक वो होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। अचालक या कुचालक बात एक है, चालक या सुचालक बात एक है। तो किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि किसी बर्तन में भरी गैस के अणु। अगर किसी बर्तन में किसी गैस के मॉलिक्यूल अणु हैं तो आप जानते हो लगातार गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, कोई निश्चित दिशा नहीं होती। हर अणु का अलग अलग सबका वेग होता है, लेकिन सबका रिजल्टेंट जीरो होता है, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। सेम उसी प्रकार चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगातार गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, बहुत उच्च वेग से गति करते हैं। इसका मान लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। सामान्यतः किसी भी चालक में ये स्थिति होती है। लेकिन जैसे ही हम किसी चालक के सिरों पर कोई वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक नियत सूक्ष्म औसत वेग से गति करते हैं। यह नियत सूक्ष्म औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है। प्राय इसकी वैल्यू बहुत कम 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। तो अनुगमन वेग को किस तरह से डिफाइन करते हैं? जब किसी चालक के सिरों पर हम वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, करते हैं तो चालक के भीतर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत सूक्ष्म औसत वेग से गति करते हैं। ये नियत सूक्ष्म औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या इसको अपवाह वेग कहते हैं। VD से इसको डिनोट किया जाता है। तो ये बात हुई अनुगमन वेग के बारे में। आगे हम जानते हैं कि श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। कोई चालक है, उसके भीतर तमाम सारे धन आयन ऋण आयन होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लिया कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इस धन आयन से टकराया, उसके बाद इससे टकराया, फिर इससे टकराया मान लिया, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जो समय लेता है उस समय को श्रांति काल कहते हैं। टाउ से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 10⁻⁻14 सेकेंड के आसपास होती है। तो धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच जितना भी समय लिया जाता है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जितना समय लेता है उस समय को श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। टाउ से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 10⁻⁻14 सेकेंड होती है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, एक सेकेंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर धन आयनों से 10⁻14 टक्कर मारता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, ये क्या होता है? धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच जो डिस्टेंस होती, जो गैप होता है, जो दूरी इलेक्ट्रॉन तय करता है, उस दूरी को माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच
तय की गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 10⁻⁹ मीटर के आसपास होती है। तो ये बात हुई शांतिकाल और माध्य मुक्त पथ के बारे में। तो शांतिकाल का मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच जितना टाइम टेकन है, जितना समय लिया गया है, वो शांतिकाल, और दो क्रमागत टक्करों के बीच जितनी दूरी तय की गई है उस दूरी को माध्य मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ कहते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। डिफिनीशन प्रतिरोध की कुछ भी हो, लेकिन वैद्युत प्रतिरोध का अर्थ ये है किसी चालक या कुचालक या किसी पदार्थ का वह अवयव या वह गुण जो अपने अंदर धारा के प्रवाह को रोकता है, धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रायः चालकों का प्रतिरोध बहुत कम और कुचालकों का प्रतिरोध लगभग अनंत होता है, क्योंकि कुचालकों में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है कि नहीं, जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, इस तरह से। चालकों में हम मानते हैं तांबे का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, तभी घरेलू परिपथ में हम वायरिंग में तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है। तांबे के तारों में चाहे जितनी भी करंट आप प्रवाहित करें वो सामान्यतः गर्म नहीं होते, लेकिन लोहे के तार में आप भेजेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। लोहे का प्रतिरोध तांबे से ज़्यादा होता है, अर्थात लोहा करंट को ज़्यादा विरोध करता है बहने में। ठीक वैसे डिफिनेशन के रूप में इसकी क्या लिखी जाती है, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर जो लगाया गया है V और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। रेजिस्टेंस कहते हैं, R से डिनोट करते हैं और R इज इक्वल टू होता है V/I। V विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, I धारा है, धारा का एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। ओम नाम से ही ज़्यादा ये फेमस है। तो ये वैद्युत प्रतिरोध की डिफिनेशन है कि किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध या ओमी प्रतिरोध कहते हैं। R से इसको डिनोट करते हैं। R इज इक्वल टू V/I, मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या इसको ओम कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भाई वैद्युत चालकता क्या होती है। वैद्युत चालकता बराबर 1 वैद्युत प्रतिरोध, अर्थात वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाता है। प्रतिरोध जितना कम होगा चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम तांबे की तार की बात करें तो तांबे की चालकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका प्रतिरोध नगण्य होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग वैद्युत चालकता कहते हैं। प्रतिरोध उच्च होने पर चालकता निम्न होती है और निम्न प्रतिरोध वाले पदार्थों की चालकता उच्च होती है। वैसे इसको प्रॉपर कोई डिनोटिंग साइन नहीं है कि जिससे हम इसको दिखा सकें। वैद्युत प्रतिरोध का आप मात्रक जानते हो ओम, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। तो वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, इनवर्स माने उल्टा, तो अगर आप उसको उल्टे क्रम में देखें तो MHO आता है, तो मुँह, तो आप इसका मात्रक ओम इनवर्स पढ़ सकते हैं या मुँह पढ़ सकते हैं। तो ये बात आई वैद्युत चालकता के संदर्भ में। अगला जो मेन टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ओम का नियम। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम है साइंटिस्ट का। इन्होंने बताया यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, भौतिक अवस्थाओं का मतलब चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप, ये तीन चीज़ें अगर नियत रहें, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक का ताप, ये भौतिक अवस्थाएं, ये अगर नियत रहती हैं, ये अगर नहीं बदलती हैं, तो चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर V
और चालक में बहने वाली वैद्युत धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप इत्यादि ये सब ना बदलें तो चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। अब देखते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन किस प्रकार से होगा। ध्यान दीजिएगा, माना हमने किसी चालक की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र E लगाते हैं तो विभवांतर V उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म औसत वेग से गति करते हैं, आप जानते हैं उसको अनुगमन वेग कहते हैं, वो Vd। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानी n, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मान लिया E। इतनी चीज़ें हम लोगों ने मान ली। तो माना हमने कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र E लगाते हैं, उत्पन्न विभवांतर V है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। चालक के भीतर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e है। बात समझिएगा, चालक के सिरों पर जब वैद्युत क्षेत्र हम लोग लगाएंगे तो हर इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल लगेगा। आपने पढ़ा है किसी वैद्युत बल का सूत्र होता है आवेशित कण पर लगने वाले वैद्युत बल का F बराबर QE। Q आवेश होता है और कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल e से डिनोट करते हैं। E बराबर V/L लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। V विभवांतर, L लंबाई है, तो A की वैल्यू आ जाएगी EV/ml, जहाँ A इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, V चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, M एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वैल्यू 9.1 10⁻31 और L चालक की लंबाई है, इलेक्ट्रॉन की नहीं, L चालक की लंबाई है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब इस चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा था तब क्या हो रहा था? चालक के भीतर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं अनियमित गति कर रहे थे, इधर उधर गति कर रहे थे, अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे थे, बहुत उच्च वेग से गति कर रहे थे। इस वेग को इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग कहा जाता है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊष्मीय वेग। तो माना जब हमने वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग U1, U2, U3 इस तरह से एंड सो ऑन UN है। ये वैद्युत क्षेत्र लगने के पहले इलेक्ट्रॉनों को वेग है। जब वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के वेग जिसका U1 था, U1 से बढ़कर U1 + a-τ1, जिसका U2 था U2 + a-τ2, जिसका U3 था उसका U3 + a-τ3 और लास्ट वाले का इसी प्रकार बन जाएगा UN + a-τ1। ये कहाँ से लिखा हमने? ये गति के तीसरे समीकरण से लिखा। V बराबर U + at। U होता है प्रारंभिक वेग, A त्वरण और T होता है समय, और यहाँ टक्कर में लगने वाले समय को शांतिकाल कहते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। तो जो U था अब वो हो गया U + a-τ। तो पहले का वेग हो गया U1 से बढ़कर U1 + a-τ1, दूसरे का U2 से बढ़कर U2 + a-τ2, तीसरे का U3 + a-τ3, इस तरह से लास्ट वाले का U1 + a-τ1। ध्यान दीजिएगा, ये वो वेग हैं इलेक्ट्रॉनों के जो वैद्युत क्षेत्र लगने के पहले हैं, ऊष्मीय वेग, औसत वेग। ये वो वेग हैं जो वैद्युत क्षेत्र लगने के बाद के वेग हैं। अनुगमन वेग क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र लगने के बाद इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, इसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो अगर हम अनुगमन वेग निकालना चाहते हैं Vd, तो क्या करें? वैद्युत क्षेत्र लगने के बाद जो इलेक्ट्रॉनों के वेग हैं इनको आप जोड़ दीजिए और कुल संख्या से भाग कर देंगे। तो जब आप जोड़ करके कुल संख्या से इसको भाग करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग आ जाएगा। इस औसत वेग को इलेक्ट्रॉनों का
अनुगमन वेग कहते हैं। तो देखिए हमने क्या करा, वैद्युत क्षेत्र लगने के बाद इनके सारे वेगों को जोड़ दिया और कुल संख्या स्मॉल n से भाग करा। तो ये वैद्युत क्षेत्र लगने के बाद सबके वेगों का औसत है, वास्तव में यही अनुगमन वेग है Vd। अब करते क्या है, u वालों को अलग कर लेते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un अपॉन n कर लिया। ए टाउ वालों को अलग कर लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn अपॉन n। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा, ये है क्या पूरी राशि, u1 u2 u3 वैद्युत क्षेत्र लगने के पहले इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग है। और ये पूरा क्या लिखा है, सबके वेगों को जोड़ करके हमने कुल संख्या से भाग कर दिया, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेगों का औसत, और औसत सबका 0 होता है। वैद्युत क्षेत्र लगने के पहले गति तो सब करते हैं, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट होता है वो शून्य होता है, क्योंकि किसी की एक निश्चित दिशा नहीं होती। तो ये पूरी वैल्यू हो जाती है 0, औसत वेग 0 होगा। सबके पास अलग अलग वेग होगा, लेकिन आप पूरे का एवरेज निकालोगे तो 0 हो जाएगा। ए को ए लिख दिया, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τn अपॉन n, ये क्या है, ये श्रांतिकाल है ऊपर, और सबको जोड़ करके आपने कुल संख्या से भाग करा तो औसत श्रांतिकाल आ गया, एवरेज। टाउ से इसको डिनोट कर दिया। भाई सभी इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल लगभग 10⁻⁻14 सेकंड के आसपास होता है। सबके औसत को ही हम लोग टाउ से दिखा रहे हैं यहाँ पर, है ना। थोड़ा बहुत मामूली अंतर होता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। तो सबके श्रांतिकालों को जोड़ करके कुल संख्या से भाग करा, ये औसत श्रांतिकाल हो गया टाउ। तो Vd इज इक्वल टू हो गया ए टाउ। ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में, EV अपॉन ml है। इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू जो निकाली उसको आप यहाँ पुट कर देंगे। ए की वैल्यू पुट कर दी EV अपॉन ml इंटू में टाउ। चूँकि हम लोग जानते हैं I बराबर n e/a/Vd। I होती है धारा, n प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और Vd अनुगमन वेग। तो ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। इस प्रूविंग को ओम के नियम के बाद करवाया जाएगा। आप इसको आप अभी ऐसे याद भी कर सकते हैं, I बराबर NEA/Vd। आप क्या करें, Vd की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, I इज इक्वल टू NEA/Vd का मान लिख देंगे EV अपॉन ml इंटू में टाउ। ठीक, यहाँ से आपको V अपॉन I को सेपरेट करना, अलग करना है। तो आप V अपॉन I की अगर आप वैल्यू निकालोगे, V है I बटे में, तो ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ आ जाएगा, ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ, ये वैल्यू आ जाएगी। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो बदलने वाला है। m एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L चालक की लंबाई, स्मॉल l एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्षेत्रफल, टाउ श्रांतिकाल। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलना नहीं है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं बदलेगा। एकांक आयतन में किसी चालक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही रहते हैं। और बाकी जो बदलने वाली चीज़ें आप ओम के नियम में स्टार्टिंग में मान चुके हो कि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, तो L A नहीं बदलेगा। और ताप का संबंध श्रांतिकाल से होता है। अगर आप किसी चालक का ताप बढ़ाते हो तो श्रांतिकाल घट जाता है। ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, जल्दी जल्दी टक्कर करते हैं, तो श्रांतिकाल टाउ की वैल्यू कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले। इस कांस्टेंट को ही R कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध, तो V अपॉन I बराबर R। ये ओम के नियम का सत्यापन है कि यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप ना बदलें तो चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। इस नियतांक को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है।